तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक डिवाइस जो लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा। A device which is used to step up or step down. A device which is used to convert, किसको कन्वर्ट करता है? लो वोल्टेज। और जब वोल्टेज लो होगा तो करंट हाई होगा, ये ध्यान रहे। लो वोल्टेज हाई करंट इनटू, अब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर दिया तो हाई करंट लो करंट हो जाएगा। समझाया भी था मैंने पहली क्लास में कि जब करंट कम होगा तो ट्रांसमिशन लॉस अपने आप कम हो जाएगा, बताया था ना जब बहुत सारा समझाया था, और एक ये चीज एक्सप्लेन की थी मैंने। टू मिनिमाइज लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वी इंक्रीज पोटेंशियल टू अराउंड 2,32,000 वोल्ट। 2,32,000 वोल्ट तक हम इसे क्या कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। और इतने ज्यादा पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और ट्रांसमिशन लाइन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, जो पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका फॉर्मूला होता है I²RT। और पोटेंशियल को बहुत ज्यादा बढ़ा देने से आई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। और आई के डिक्रीज होने से हीट लॉस, जो एनर्जी वेस्ट होती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन में, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। समझ रहे हो ना? इट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। तो टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉस मतलब लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉस आई हैव टू मिनिमाइज करंट, and to minimize current we make potential high and high till 2,32,000 33,000 volt, in that range। उस रेंज तक हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं ताकि करंट बहुत 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 ज़्यादा डिक्रीज हो। और करंट डिक्रीज होगा तो I² भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना? तो ऐसा डिवाइस जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। अब मैं वापस लिख नहीं रहा, आपको ये डेफिनेशन खुद लिख लेनी चाहिए। तो क्या है म्यूचुअल इंडक्शन? व्हेन फ्लक्स इज वेरिड इन नेबरिंग कॉइल, when flux is varied in a coil, जब किसी कॉइल में आप फ्लक्स को वेरी करते हैं, then EMF gets induced in the neighboring coil। अभी मैंने बहुत टूटी फूटी डेफिनेशन लिखी है, आप प्रॉपर पीछे से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लैक इन डेफिनेशन। अभी देखो होता क्या है, दो तरीके से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की जा सकती है। या तो एक ही कोर लिया, उस पर पहले जैसे पतंग का धागा होता है, पहले सफेद वाला फिर ऊपर से मांझा। तो यहाँ भी वही किया पे, एक ही रॉड लिया, उस पर पहले प्राइमरी की वाइंडिंग कर दी, फिर उस पर ऊपर से सेकेंडरी की वाइंडिंग कर दी। एक तरीका तो ये हुआ, यही तरीका बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें मिनिमम फ्लक्स लॉस होता है। अगर फ्लक्स का लॉस होगा, फ्लक्स लीक हो जाएगा, तो आपके ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। मतलब दोगे 100 वाट तो वो आउटपुट पे आपको 80 वाट ही देगा, 20 वाट वो खुद ही खा जाएगा। तो फ्लक्स लीकेज को अवॉइड करने के लिए ये वाली वाइंडिंग बेस्ट मानी जाती है। लेकिन इसको वाइंड करने का एक तरीका और है कि दो सेपरेट रॉड पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स की वाइंडिंग कर दें। ठीक है ना? तो दिस मेथड इज प्रीफर्ड, और मैं भी आपसे कहूँगा कि आप दिमाग में इसे ही लेके चलें। क्लियर? तो जब हम ट्रांसफार्मर को AC इनपुट देते हैं, फॉर लैंग्वेज यू कैन
रेफर माई नोट्स जो आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दी गई है। आई एम नॉट गोइंग विद द लैंग्वेज एंड दैट थ्योरी। जो मैंने मुंह से बोल दिया वही थ्योरी है, किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है। वापस से रिकॉर्डिंग सुन के एक एक लाइन या तो लिख लो या नोट से कॉपी कर लो, जो बोला है वही वहां लिखा है। व्हेन एसी, अच्छा एक चीज तो और बताई दो मैं आपको। इस क्वाइल में इनपुट वाले टर्मिनल को प्राइमरी कहते हैं और आउटपुट वाले टर्म को सेकेंडरी कहते हैं। तो अगर मैं कहूँ प्राइमरी मतलब इनपुट और मैं कहूँ सेकेंडरी तो आउटपुट, ये ध्यान रहे। ठीक है। व्हेन एसी इज फेड एट प्राइमरी क्वाइल, जब एसी देते हैं हम प्राइमरी क्वाइल को, तो प्राइमरी क्वाइल क्या है हमारा, इनपुट है। तो देखो क्या होता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी वैल्यू अपने आप लगातार बदलती रहती है, वैल्यू और डायरेक्शन। आपको याद होगा जब मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस समझाया था आपको, तो एक स्विच को हम बार बार ऑन ऑफ कर रहे थे क्योंकि तब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कोई जानता नहीं था। तो करंट की वैल्यू को अगर चेंज करना था तो आपको बार बार स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, बार बार स्विच को ऑन ऑफ करना था ताकि करंट की वैल्यू चेंज हो सके और आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को ऑब्जर्व कर सकें। आपका मतलब हेनरी ने, जोसेफ हेनरी ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने स्विच को कंटिन्यूअसली बार बार ऑन ऑफ किया था तेजी से, ताकि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऑब्जर्व कर सके। सोचो कितने मेहनती थे। लेकिन जब आप इनपुट पे एसी देते हैं तो एसी अपने आप ही वेरी कर रहा है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल इन अ सेकेंड, वो अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो जब आप प्राइमरी कॉइल पे एसी इनपुट देते हैं तो फ्लक्स चेंज उसमें इनहेरेंट है। इनहेरेंट क्यों है? क्योंकि एसी अपने आप में ही कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में। और चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स विल इंड्यूस ईएमएफ। आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? फराडे लॉ माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, फराडे लॉ। तो प्राइमरी कॉइल पे क्या होगा? एट प्राइमरी कॉइल पे इसलिए मैंने आपसे बार बार रिपीट किया था कि अगर आप पुराना पढ़ के नहीं चलते, जिसने पुराना नहीं पढ़ रखा होगा अच्छे से या समझा नहीं होगा, उसे आज बहुत तकलीफ हो रही होगी इसे समझने में। वो अलग बात है कि वो मुझे ऐसा बोले ना, सभी यही कहेंगे कि सर समझ आ रहा है। तो प्राइमरी कॉइल पे ईएमएफ जो होगा उसे ईपी कह लीजिए, माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एनपी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एनएस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ईपी और ईएस क्या है? ईपी क्या है? ईएमएफ एट प्राइमरी कॉइल। जहां पी लग गया वहां प्राइमरी। ईएस क्या है? ईएमएफ एट सेकेंडरी कॉइल, जिसे आप आउटपुट भी कहेंगे, एट सेकेंडरी कॉइल, जिसे आप आउटपुट भी। तो प्राइमरी कॉइल पे ये हो गया, सेकेंडरी कॉइल पे क्या होगा? एट सेकेंडरी कॉइल। तो ईएस क्या होगा? माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। अब आप डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। डिवाइड 1/2 हो गया। डेरिवेशन खत्म होने वाली है, फिजिक्स की डेरिवेशन इतनी बड़ी नहीं होती, समझने में ही टाइम लगता है जो भी लगता है। तो आप डिवाइड कर दीजिए ई पी बाई ई एस, या चलो उल्टा करते हैं क्योंकि मुझे ई एस चाहिए, तो मैं ई एस बाई ई पी करता हूँ। ई एस बाई ई पी, तो देखो बाकी चीज़ें तो कट जाएंगी, डी फाइव बाई डी टी कट जाएगा, माइनस साइन कट जाएगा, तो ये आएगा एन एस बाई एन पी। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, ई एस इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ईपी इंटू एन एस बाई एन पी। ई का डिजाइन थोड़ा बदल गया है, आप करेक्ट कर लेंगे। ई एस इज इक्वल टू ई पी इंटू एन एस बाई एन पी। हेयर एन एस बाई एन पी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल, इसे हम के बोलते हैं। के मतलब ट्रांसफॉर्मर रेशियो। यहाँ से मेन गेम शुरू होता है। हु विल डिसाइड वेदर इट इज स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करे, स्टेप डाउन मतलब जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करे। नाम से ही समझ रहे हो, अप का मतलब बढ़ाना, डाउन का मतलब घटाना। तो एन एस बाई एन पी को हमने क्या नाम दिया, ट्रांसफार्मर रेशियो। के ट्रांसफार्मर रेशियो। अब इसमें तीन केस बनते हैं, समझिए। इफ के इज ग्रेटर देन वन, मतलब एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो ये स्टेप अप हो गया। इफ के इज लेस देन वन, मतलब सेकेंडरी पे टर्न्स कम है प्राइमरी से, तो ये स्टेप डाउन हो गया। और अगर दोनों में टर्न्स बराबर हैं, के इज इक्वल टू वन है, एन एस इज इक्वल टू एन पी हो गया, तो इसे आप बफर ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। इसका होना और ना होना एक ही बात। बफर ट्रांसफॉर्मर, इसका होना और ना होना एक ही बात। ठीक है ना। चलिए अपने सर्किट पे जरा ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, आप इस वाले फिगर को देखो, उस फिगर में तो अच्छे से समझ आ नहीं रहा होगा, इस पे ध्यान दो। आप देखो प्राइमरी में अगर मैं टर्न गिनूं तो 1 2 3 तीन ही टर्न है। और सेकेंडरी में टर्न्स कितने, 1 2 3 4 5 6। आप काउंटिंग पे मत जाइए, बस ये समझिए कि यहाँ टर्न्स कम है और यहाँ टर्न्स ज्यादा है। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ नवदिशा, स्टेप अप या डाउन, कौन सा हुआ। सर अपना अप हुआ। सेकेंडरी में ज्यादा है। हाँ, अगर सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है तो स्टेप अप, सेकेंडरी में टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन। कौन डिसाइड करेगा, उनका रेशियो। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। फिगर में दिखा के मैंने आपको समझा दिया कि स्टेप अप का फिगर दिया हुआ, तो आपको एक रिलेशन मिल गया, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई। अब एक वर्ड है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हिंदी में इसे कहते हैं दक्षता। मतलब आपने कितना दिया और आपको कितना मिला। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो हम ये मान के चलते हैं कि लेट ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, कोई लॉस नहीं है, जो कि एक आइडियल केस है। और आइडियल केस अपने आप में ही आइडियल है, जो कभी हो नहीं सकता। लेट एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100%। लेट कर लिया आपने, इस लेट को पहले लिख देता हूँ। एफिशिएंसी 100% का मतलब है पावर इनपुट जो दिया वो आउटपुट पे मिल गया। जितना दिया, देखो वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, पावर की कर रहा हूँ, तो ये दोनों बराबर होंगे इनपुट और आउटपुट पे। तो पावर का फॉर्मूला वी आई होता है, तो इनपुट पावर ई पी आई पी, आउटपुट पावर ई एस आई एस। रेशियो निकाल लीजिए, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस। और ऊपर आपने क्या लिख रखा है, एन एस बाई एन पी, एन एस बाई एन। ये मेरी कंबाइंड रिलेशन आ गई। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स, ईएमएफ और करंट तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, और इसी के साथ ट्रांसफॉर्मर टॉपिक खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना है, अब इसके लॉसेस वगैरह वो सिंपल से कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, वैसे ट्रांसफॉर्मर की डेरिवेशन खत्म हो गई। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, अब देखो कोई भी चीज आइडियल तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ लॉस तो होगा ही। तो वही हम पढ़ते हैं, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में एनर्जी लॉस की क्या वजह है। ट्रांसफॉर्मर, तो मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ आपके लिए। पहला तो है फ्लक्स लीकेज।
फ्लक्स का लीकेज होगा ही होगा, आप उसे रोक नहीं सकते। फ्लक्स लीकेज, अब इसकी वजह क्या हो जाती है, ये तो होगा ही होगा, इसे आप रोक नहीं सकते। इसकी कई वजह हो सकती हैं। लूज वाइंडिंग हो सकती है कॉइल की। लूज की स्पेलिंग क्या होगी, LOOS। लूज वाइंडिंग, चलो थोड़ा सा अच्छा वर्ड यूज कर लेते हैं। इम्परफेक्ट कपलिंग ऑफ कॉइल, यही है इसका टेक्निकल वर्ड। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। ओ, हो गया होगा कुछ इंटरनेट का इशू। इम्परफेक्ट कपलिंग, फ्लक्स लीकेज कब होगा, जब कपलिंग इम्परफेक्ट होगी। जैसे आप लूज वाइंडिंग, देसी लैंग्वेज में लूज वाइंडिंग कह सकते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में वो इम्परफेक्ट कपलिंग होगी। जब दो कॉइल को हम आपस में मर्ज करते हैं तो उसे कपलिंग कहते हैं। अगर वो कपलिंग इम्परफेक्ट हो तो भी फ्लक्स लॉस होता है। पुअर डिजाइन ऑफ द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, पुअर डिजाइन ऑफ कोर और इम्प्योरिटी इन द कोर, बहुत सारी चीजें हैं। फ्लक्स लीकेज इसकी मेन हेडिंग है, फ्लक्स लीकेज की वजह से हुआ। अब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल वाइंडिंग, जो कॉइल में आपने वायर यूज किया है उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस से वो हीट प्रोड्यूस करेगा जिसका फॉर्मूला होगा I²R। तो इस हीट की फॉर्म में भी कुछ एनर्जी लॉस होगी। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो आपको याद आ जाएगा कि एडी करंट पढ़ा था आपने, और एडी करंट का भी यहाँ पे लॉस होता है। इसे हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, लैमिनेटेड कोर, यूजिंग लैमिनेटेड कोर, वहाँ भी मैंने आपको बताया था। तो एक लॉस हो गया एडी करंट, फिर एक लॉस होगा हिस्टेरेसिस इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब किसी चीज, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है और डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए मटेरियल मैग्नेटाइज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव साइकिल के लिए वो मैग्नेटाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जो लॉस होगा उसे हम हिस्टेरेसिस कहेंगे। इसीलिए हम ऐसा मटेरियल चुनते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। जाहिर सी बात है, हमें नॉलेज होगी तभी तो हम मटेरियल डिजाइन कर पाएंगे। पांचवा लॉस है हमिंग लॉस। आप किसी ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाओ, उससे लगातार वाइब्रेशन का साउंड आपको आता हुआ सुनाई देगा, उसे बोलते हैं हमिंग लॉस, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफार्मर। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसमें ट्रांसफार्मर कुछ न कुछ एनर्जी को लॉस करता है, डिसिपेट करता है, और इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। माइंड माय वर्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के, और इतने लॉस सफिशिएंट हैं, इससे अलग कोई लॉस होता भी नहीं है ट्रांसफार्मर में। फ्लक्स लीकेज, रेजिस्टेंस, एडी करंट, हिस्टेरेसिस, हमिंग लॉस, इस सब की वजह से ट्रांसफार्मर को जो हम इनपुट देते हैं उसका कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है और आउटपुट पे हमें कम रिसीव होता है। तो वो जो एनर्जी वेस्ट हो गई उसी को हम पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर कहते हैं, और उसकी जो वजह है वो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है। ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है। ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया, A to Z ट्रांसफार्मर का मैंने आपको बता दिया। अब कंस्ट्रक्शन का पार्ट आप रीड करेंगे। कंस्ट्रक्शन का पार्ट बताने वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज़ उसको समझाता हूँ, वो आप रीड करें।